हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बिज़नेस मैनेजमेंट का। बिज़नेस मैनेजमेंट का ये टॉपिक बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अगर कोई भी स्टूडेंट एचटेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो वहाँ भी ये टॉपिक पूछा जाता है, या फिर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ भी ये टॉपिक में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑफ लिकर्ट। एक ऑथर थे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो थे रेंसिस लिकर्ट। रेंसिस लिकर्ट ने 4 मैनेजमेंट के सिस्टम्स दिए हैं जो अलग अलग फर्म्स में या अलग अलग कंपनीज़ में फॉलो किए जाते थे। तो हम यहाँ बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं जो अलग अलग कंपनीज़ में फॉलो किए जाते थे। तो रेंसिस लिकर्ट ने देखा कि भी अलग अलग कंपनीज़ में जो मैनेज करने का सिस्टम है कि भी कैसे सारी चीज़ों की मैनेजमेंट की जाती है, वो सिस्टम अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग है। तो उन्होंने उन्हीं बेसिस पे 4 मैनेजमेंट के सिस्टम्स दिए जो उस टाइम कंपनीज़ में फॉलो किए जा रहे थे। अगर हम 4 मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करें तो फर्स्ट था एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव, सेकंड है बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव, थर्ड था कंसल्टेटिव और फोर्थ था पार्टिसिपेटिव। अब हमने ये तो देख लिया कि भी इन्होंने 4 मैनेजमेंट के सिस्टम्स दिए हैं जो उस टाइम कंपनीज में फॉलो किए जाते थे, लेकिन इन चारों को उन्होंने किसी बेसिस पे तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया होगा कि भी एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव कौन सा सिस्टम है, कंसल्टेटिव सिस्टम कौन सा है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का सिस्टम कौन सा है। तो इन चारों ही मैनेजमेंट के सिस्टम्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने जिन वेरिएबल्स का यूज़ किया, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने इनको डिफ्रेंशिएट किया, तो वो टोटल कितने वेरिएबल्स थे? तो टोटल वो वेरिएबल्स थे 7 ऐसे वेरिएबल्स उन्होंने चूज़ किए और उन 7 वेरिएबल के बेसिस पे उन्होंने इन चारों मैनेजमेंट के सिस्टम्स को डिफ्रेंशिएट किया कि किस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है या उसमें ये 7 वेरिएबल कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वेरिएबल उन्होंने लिया लीडरशिप कि भी लीडरशिप कैसी है अलग अलग जो भी मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं। मोटिवेशन का क्या सिस्टम है, कम्युनिकेशन किस टाइप की है, इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस कैसा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, गोल सेटिंग कैसे की जाती है, कंट्रोल का क्या प्रोसेस है। तो अलग अलग मैनेजमेंट के सिस्टम्स में ये सारे वेरिएबल्स अलग अलग तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं लीडरशिप को। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव में ऑथोरिटेटिव एटीट्यूड था। मतलब जो लीडर्स होते थे वो अपनी ऑथोरिटी का, पावर का मिसयूज़ करते थे। वो सोचते थे कि हम ही लीडर हैं, हमारे पास ही ऑथोरिटी है। तो उनका जो एटीट्यूड होता था अपने फॉलोअर्स को लेके, जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स होते थे, वो कैसा होता था? ऑथोरिटेटिव, मतलब हक जमाने वाला या ऑथोरिटी दिखाने वाला। बेनेवोलेंट ऑथोरिटेटिव में क्या हुआ? लेस ऑथोरिटेटिव एटीट्यूड। थोड़ा सा लीडर्स का जो एटीट्यूड था फॉलोअर्स की तरफ वो थोड़ा सा लेस ऑथोरिटेटिव हुआ। कंसल्टेटिव में अगर हम बात करें, ऑथोरिटेटिव एटीट्यूड ऑलमोस्ट गॉन। इसमें जो ऑथोरिटेटिव वाला एटीट्यूड था लीडर्स का वो ऑलमोस्ट जा चुका था, थोड़ा बहुत कहीं कहीं किसी किसी डिसीजन में लगता था। उसके बाद लास्ट है पार्टिसिपेटिव, लिबरल एंड ह्यूमन एटीट्यूड। ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम था इसमें क्या था, जो लीडर्स थे वो लिबरल थे और अपने फॉलोअर्स के साथ ह्यूमन एटीट्यूड ही करते थे, उनके साथ अच्छे से बिहेव करते थे। लीडरशिप को ह्यूमन तरीके से किया जाता था। सेकंड, अगर हम बात करें मोटिवेशन की, कि अपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, मैनेजर्स उनको कैसे मोटिवेट करते हैं। इसमें था सिस्टम ऑफ फियर एंड पनिशमेंट। एक्सप्लॉयटेटिव में कैसे मोटिवेट किया जाता था? वहाँ उनको डरा के और पनिशमेंट दे के मोटिवेट किया जाता था कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये सिस्टम था मोटिवेट करने का। सेकंड, बेनेवोलेंट में क्या था? सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। दूसरे में उन्होंने पनिशमेंट के साथ रिवॉर्ड का सिस्टम भी रखा। अगर आप मोटिवेशन के लिए क्या किया कि भी अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे, अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो हम आपको पनिशमेंट देंगे। तो सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मोटिवेट करने के लिए। थर्ड में रिवॉर्ड इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट।
जो हमारा कंसल्टेटिव मैनेजमेंट का सिस्टम था, उन्होंने मोटिवेट करने के लिए सिर्फ रिवॉर्ड का यूज़ किया। रिवॉर्ड रखे अलग अलग टाइप के, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अच्छे से मोटिवेट किया जाए। पनिशमेंट का जो कंसेप्ट था वो क्या कर दिया, ख़त्म। उसके बाद पार्टिसिपेटिव में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए सिस्टम ऑफ इन्वॉल्वमेंट लाया गया। सिस्टम ऑफ इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि भी एम्प्लॉयज़ को या सबॉर्डिनेट्स को भी जितने भी डिसीजंस होते थे उनमें इन्वॉल्व किया जाता था, तो उन्हें मोटिवेशन मिलती थी कि भी हम कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, हमें भी इन्वॉल्वमेंट मिलती है हर एक चीज़ों में, तो उस चीज़ से वो क्या होते थे, मोटिवेट। तो दो वेरिएबल्स को हमने देखा कि लीडरशिप कैसी थी अलग अलग मैनेजमेंट के सिस्टम्स में, और मोटिवेशन कैसी थी। थर्ड है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन किस टाइप की थी और कैसे वो ट्रैवल करती थी। फर्स्ट में कम्युनिकेशन थी फॉर्मल एंड डाउनवर्ड ओनली। एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव में क्या होता था, जितनी भी कम्युनिकेशन होती थी एम्प्लॉयज़ के बीच में वो सारी कैसे होती थी, फॉर्मल कम्युनिकेशन ही उनके बीच में होती थी, और सारी की सारी डाउनवर्ड होती थी। डाउनवर्ड का मतलब है कि भी जो टॉप रैंकिंग मैनेजर्स ने जो भी ऑर्डर देने होते थे, जो भी कम्युनिकेशन होती थी, वो सिर्फ उनकी तरफ से एम्प्लॉयज़ के पास जाती थी। एम्प्लॉयज़ की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी उनका सॉल्यूशन है, वो कभी भी मैनेजर्स तक नहीं जाता था। तो कम्युनिकेशन हमेशा ऊपर से नीचे की साइड जाती थी। मैनेजर्स ऑर्डर्स देते थे एम्प्लॉयज़ को, लेकिन एम्प्लॉयज़ की जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी या उनके पास कोई भी सॉल्यूशन होता था, कोई भी उनका आइडिया होता था, वो कभी भी अपवर्ड नहीं जाता था मैनेजर्स के पास। बेनीवॉलेंट की अगर कम्युनिकेशन की बात करें, यूजली वन साइडेड कम्युनिकेशन, इसमें भी फॉर्मल की बजाय इनफॉर्मल तो आई, लेकिन वो भी कैसी थी, वन साइडेड। सिर्फ मैनेजर से कम्युनिकेशन कहाँ तक ट्रैवल करती थी, एम्प्लॉयज़ तक। एम्प्लॉयज़ की कोई भी कम्युनिकेशन ऊपर तक नहीं जाती थी। इसमें हमारी कम्युनिकेशन हो गई बोथ वेज। यहाँ जो कम्युनिकेशन थी वो अपवर्ड भी थी और डाउनवर्ड भी थी। मैनेजर से इन्फॉर्मेशन आती थी एम्प्लॉयज़ के पास, और एम्प्लॉयज़ को भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो भी मैनेजर्स तक जाती थी। बोथ वेज की कम्युनिकेशन थी। और लास्ट की अगर हम बात करें पार्टिसिपेटिव की, तो इसमें जो कम्युनिकेशन थी वो ओपन थी और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन थी। मतलब यहाँ बिल्कुल भी कोई भी डर नहीं था कि भी अगर आप कोई भी बात मैनेजर्स को बताओगे तो उनका क्या रिएक्शन आएगा। तो कम्युनिकेशन कैसी थी, ओपन एंड इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पास होती थी। उसके बाद फोर्थ हमारा वेरिएबल है इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस। इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस मतलब कॉन्फिडेंस कितना था, जो भी मैनेजर्स थे या हाई रैंकिंग पे जो भी ऑफिशियल्स थे, उनका कॉन्फिडेंस कितना था एम्प्लॉयज़ में। तो अगर हम इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस की बात करें तो एक्सप्लॉयटेटिव में लैक ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयज़ के साथ उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था जो मैनेजर्स को था वो बिल्कुल ज़ीरो था। मैनेजर्स को कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था अपने एम्प्लॉयज़ से, वो समझते थे कि भी इनके बस का कुछ नहीं है, लैक ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। बेनीवॉलेंट में लैक ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बट सबॉर्डिनेट्स आर गिवन सम प्रोटेक्शन। ये कह रहा है सेकंड केस में उनके बीच में कॉन्फिडेंस तो नहीं था, मैनेजर्स को कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था अपने एम्प्लॉयज़ पे, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन दी गई सबॉर्डिनेट्स को कि चलो ठीक है हमें आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन उन्हें प्रोवाइड करवाई गई। कंसल्टेटिव में सफिशिएंट कॉन्फिडेंस, फिर यहाँ थोड़ा बहुत ये था कि भी कॉन्फिडेंस था मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ पे। उसके बाद है स्वीट एंड फ्रेंडली रिलेशंस एंड कंप्लीट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। यहाँ जो रिलेशंस थे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में वो कैसे थे, स्वीट और फ्रेंडली, और उनके बीच में कंप्लीट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस था। दोनों ही पार्टीज़ को, मैनेजमेंट को और जो एम्प्लॉयज़ थे उनको म्यूचुअल कॉन्फिडेंस था एक दूसरे में कि हाँ हम एक दूसरे के लिए वर्क कर रहे हैं या हम एक दूसरे के लिए वर्क कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो वेरिएबल है वो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि डिसीजंस कैसे कैसे लिए जाते थे अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम्स में। नो पार्टिसिपेशन इन कंट्रोल, यहाँ तो एम्प्लॉयज़ का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करवाया जाता था जब कोई भी डिसीजन लिया जाता था। मोस्टली डिसीजंस आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ क्या था, जितने मोस्टली डिसीजन जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे वो टॉप लेवल के मैनेजर्स ही लेते थे, मैनेजमेंट ही लेती थी। एम्प्लॉयज़ के लिए एक आधा कोई भी छोटा मोटा डिसीजन होता था जो उन पे छोड़ दिया जाता था। सजेशंस आर ऑफन टेकन इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ जब भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता था तो एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को लिया जाता था कि उनका क्या सजेशन है, उनके क्या आइडियाज़ हैं, उनको कंसिडर किया जाने लगा।
यहाँ जो था पार्टिसिपेटिव में सबॉर्डिनेट्स आर कंसल्टेड इन ऑल द डिसीजंस, लेकिन यहाँ डिसीजन लेने से पहले उनको कंसल्ट भी किया जाता। यहाँ सिर्फ उनके सजेशंस को या आइडियाज़ को लिया जाता था, लेकिन यहाँ जब भी डिसीजन लिया जाता था तो उनको कंसल्ट किया जाता था कि क्या ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। उसके बाद 6th हमारा वेरिएबल है गोल सेटिंग, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते थे, ऑब्जेक्टिव्स होते थे, उनको कैसे सेट किया जाता था। गोल सेटिंग बाय द टॉप रैंकिंग मैनेजर्स। इस सिस्टम में एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव में जो भी गोल्स थे कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन सेट करता था? टॉप रैंकिंग के जो मैनेजर्स थे। यहाँ डिसीजंस मेकिंग बाय हाई रैंकिंग मैनेजर, यहाँ भी गोल सेटिंग का काम कौन करता था? हाई रैंकिंग मैनेजर्स। लेकिन कंसल्टेटिव में जब भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट किया जाता था तो ऑफन सजेशंस आर कंसीडर्ड इन गोल सेटिंग, यहाँ एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को कंसीडर किया जाता था। लेकिन अगर हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, सबॉर्डिनेट सजेशंस टेकन इन द गोल सेटिंग, लेकिन यहाँ तो सिर्फ उनके सजेशंस को कंसीडर किया जाता था गोल सेट करते वक्त, लेकिन यहाँ उनके सजेशंस को लिया भी जाता था जब कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट किए जाते थे। तो चारों मैनेजमेंट के सिस्टम्स में आप देख सकते हैं कि भी कितना कितना डिफरेंस है। लास्ट हमारा है कंट्रोल का प्रोसेस, कि अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम्स में कंट्रोल कैसा था। यहाँ जो कंट्रोल था वो था स्ट्रिक्ट कंट्रोल का सिस्टम, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाता था एम्प्लॉयज़ के लिए। यहाँ कंट्रोल थ्रू फियर एंड सस्पिशन, यहाँ भी जो कंट्रोल का सिस्टम था बेनीवॉलेंट में, वो भी कैसा था? डर का और सस्पिशन का। मतलब जब उन्हें कंट्रोल किया जाए, उन्हें डराया जाता था, उन्हें सस्पिशन के अंदर रखा जाता था। क्लियर? यहाँ अगर हम बात करें कंसल्टेटिव की, फ्लेक्सिबल एंड गोल ओरिएंटेड कंट्रोल, यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल का जो सिस्टम आया वो कैसा था? फ्लेक्सिबल, और दूसरा वो था गोल ओरिएंटेड। मतलब एम्प्लॉयज़ को उनके गोल्स बता दिए जाते थे और उनके बेसिस पे ही उनको कंट्रोल किया जाता था। मतलब यहाँ कोई भी डर का या हम सस्पिशन का बिहेवियर नहीं कह सकते, यहाँ उनका गोल ओरिएंटेड कंट्रोल था कि भी गोल आपको दे दिया, उसके बेसिस पे आपको कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ जो था पार्टिसिपेटिव सिस्टम ऑफ कलेक्टिव कंट्रोल इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल, यहाँ सिस्टम अप्लाई हुआ कंट्रोल के लिए कलेक्टिव, कि भी कलेक्टिवली पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा कि भी क्या हमें रिजल्ट्स मिले हैं, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल। यहाँ किसी एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली कभी कंट्रोल नहीं किया जाता था, उसकी परफॉर्मेंस को चेक नहीं किया जाता था। यहाँ जो सिस्टम था कंट्रोल का वो कैसा था? कलेक्टिव, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देखा जाता था। तो ये हमारे पास 4 मैनेजमेंट के सिस्टम्स थे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे थे। जब जाके रेंसिस लिकर्ट ने इनका एक हमें आइडिया या हम कह सकते हैं इनको दिया कि भी मैनेजमेंट के क्या क्या सिस्टम्स हो सकते हैं, और इन चारों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेंसिस लिकर्ट ने 7 वेरिएबल्स का यूज़ किया। तो एग्ज़ाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भी मान लो वो आपको 4 वेरिएबल्स दे देगा, पूछेगा रेंसिस लिकर्ट ने इनमें से कौन से वेरिएबल का यूज़ नहीं किया था। तो आपको ये पता होने चाहिए लीडरशिप के बेसिस पे उसने डिफ्रेंशिएट किया, मोटिवेशन के बेस पे, कम्युनिकेशन के बेस पे, इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस के बेस पे, डिसीजन मेकिंग के बेस पे, गोल सेटिंग के बेस पे, कंट्रोल प्रोसेस कैसा था। क्योंकि अलग अलग मैनेजमेंट के सिस्टम्स में अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग तरीके से अप्लाई किए जाते थे, और चारों ही आपको पता होने चाहिए कि भी मैनेजमेंट के 4 सिस्टम कौन से हैं जो हमें रेंसिस लिकर्ट ने दिए हैं। इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए, और आपने जब पूरा टॉपिक ही समझ लिया तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि भी इनमें से बेस्ट कौन सा है, बेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम आपको कौन सा लगा, कि भी जो टॉप रैंकिंग वाले मैनेजर्स हैं उनको कैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, बेस्ट है लास्ट वाला जो है पार्टिसिपेटिव, कि हमें जब हम उनको लीडरशिप कर रहे हैं, मतलब जो भी लीडर है हाई रैंकिंग मैनेजर, उसको उनके साथ लिबरल और ह्यूमन एटीट्यूड करना चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए, कंप्लीट उनमें हमें क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ में। सबॉर्डिनेट्स को भी कंसल्ट करना चाहिए जब भी कोई डिसीजन ले रहे हैं। गोल सेटिंग में भी उनके सजेशंस को कंसीडर किया जाना चाहिए, और अगर हम कंट्रोल के सिस्टम की बात करें तो वो भी कलेक्टिव होना चाहिए इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल। एक इंसान को कंट्रोल करने की बजाय कि भी उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें, हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भी बेस्ट जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो है पार्टिसिपेटिव। ये था हमारा आज का टॉपिक।
अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी एचटेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि भी उन्हें किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो आपके लिए यहाँ डाल दूँगी ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो। दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि भी दिशा क्लासेस पे मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे टॉपिक का नाम बता सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का हो, कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो सकता है, मैं उसको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी आपके लिए। आप सजेशंस दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस and please keep spotting Disha classes.